संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। पुराने ज़माने में तक्षशिला का महाविद्यालय, नालंदा का विश्वविद्यालय जो थे, जहाँ विश्व के लोग पढ़ने के लिए आते थे और भारत को शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता था। इन विश्वविद्यालयों में देश के विदेश के राजाओं के महाराजाओं के बड़े लोगों के बच्चे पढ़ने आते थे। वे आवासीय विद्यालय हुआ करते थे, वहाँ रहने की, खाने की, पीने की सब व्यवस्था उसमें होती थी। आप घर से आए तो लौट कर पूरे विद्वान बन के ही वहाँ से निकलते थे। कोई घर नहीं जाता था। छुट्टियाँ नहीं होती थी 2-2 महीने में, होली की नहीं, दिवाली की नहीं, कोई नहीं। कोई 8 साल में, कोई 10 साल में, कोई 15 साल में आते थे, भर्ती होते थे। राजाओं महाराजाओं के लड़के खुद अपने हाथ से खेती करके अनाज पैदा करते थे, खाना बनाते थे, खाते थे और गुरुओं से पढ़ते थे। ऐसे विश्वविद्यालय, नालंदा का विश्वविद्यालय, तक्षशिला का विश्वविद्यालय ये थे। तो उनमें जब वो विद्यार्थी कोई 5 साल, कोई 10 साल, कोई कितने ही दिन रहा और पढ़कर जब वो वापस जाते थे तो उनको उस वक्त एक समारोह होता था जिसे हम दीक्षांत समारोह कहते हैं। दीक्षा का मतलब साधु बनना नहीं। आपने जो कला, जो विद्या सीखी है उसके बारे में आप संकल्प करें, उसके बारे में आप इस बात की दीक्षा लें कि प्राप्त ज्ञान को हम सारे जगत में फैलाएंगे और जगत की भलाई के लिए इसका उपयोग करेंगे। जब भारत आज़ाद हुआ और उसके बाद हर प्रांत में विश्वविद्यालय खुलने लगे। अब तो एक एक प्रांत में नहीं, एक एक शहर में 6-6 विश्वविद्यालय खुल गए। पहले अमेरिका में इस टाइप के विश्वविद्यालय थे। तो जब विश्वविद्यालय बने, राजस्थान का विश्वविद्यालय, बनारस का विश्वविद्यालय, अलीगढ़ का विश्वविद्यालय, सबसे पुराने विश्वविद्यालय हैं ये। अलीगढ़ का विश्वविद्यालय, बनारस का विश्वविद्यालय, इनमें दीक्षांत भाषण हुआ करते थे। राष्ट्रपति आते थे दीक्षांत भाषण देने के लिए। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस लेवल के लोग उस दीक्षांत समारोह में आते थे और वो दीक्षांत भाषण देते थे। लेकिन बीच में हमारे भारत में कुछ ऐसी आज़ादी आई कि हमारे विद्यार्थियों में बहुत उद्दंडता हो गई। इतनी उद्दंडता हो गई कि किसी को बोलने ही नहीं देते। नेता आए तो उसे हूटिंग करना, जो आए उसे हूटिंग करना। राष्ट्रपति आए दीक्षांत भाषण देने के लिए, हमने देखा है अपनी आंखों के सामने, इतनी हूटिंग की कि वो भाषण दिए बिना ही वापस चला गया। धीरे धीरे गवर्नमेंट ने भी फंक्शन ही बंद कर दिए। हम लोगों ने तो दीक्षांत समारोह में डिग्रियां ली हैं, PhD की, D.Litt की। उन दीक्षांत समारोहों में भी हमें डिग्रियां मिली हैं। वो आपने देखे होंगे वे किस तरह से झंडा वंगा पहन करके, चोगा पहन करके आते हैं और वो लोग बड़े लोगों के हाथ से देते थे। तो ये सबसे पहले ये दीक्षांत भाषण कब दिया गया, किसने दिया, कैसे दिया? संस्कृत साहित्य में एक उपन्यास है, नाम सुना है? उसका नाम है कादम्बरी। कादम्बरी को मराठी में तो उपन्यास ही कहते हैं, उपन्यास को ही कादम्बरी कहते हैं। गुजराती में नवल कथा कहते हैं, हिंदी में उपन्यास कहते हैं, अंग्रेजी में नोवेल कहते हैं। साहित्य की एक विधा है जो गद्य में लिखी जाती है, बहुत सुंदर कथा साहित्य है, वो कहानियाँ लिखी जाती हैं अच्छी अच्छी। तो वो कादम्बरी नाम का जो उपन्यास था वो इतना लोकप्रिय था, इतना अच्छा था कि उसके बारे में ये कहा जाता था
कादम्बरी रसज्ञानाम आहारोपि न रोचते, कि कादम्बरी का रस जिसे लग गया उसे भोजन भी अच्छा नहीं लगता है। कादम्बरी शराब को भी बोलते हैं, ज़्यादा शराब पी ले, मस्त हो जाए, मदन मस्त, तो भोजन को भी भूल जाता है। वो कादम्बरी नाम के उपन्यास को जो पढ़ने बैठता था तो उसकी माँ बुलाती रहती थी, बेटा थाली लग गई है, थाली लग गई है, आओ भोजन करो। आता हूँ कहता था, लेकिन खाना जाता नहीं था। अभी किताब पूरी पढ़ लूँगा जब जाऊँगा। क्या कादम्बरी रसज्ञानाम आहारोपि न रोचते, मैंने पढ़ी है वो कादम्बरी। उस कादम्बरी में बड़े बड़े वाक्य हैं, 3 पेज में एक वाक्य खत्म होता है, समझे? कोमा फुल स्टॉप 3 पेज बाद आता है। ऐसे वाक्य भी उसमें हैं, बहुत छोटे छोटे वाक्य भी उसमें हैं। 2-4 वाक्य सुनाऊं कादम्बरी के, बड़े तो सुना नहीं सकता, छोटे। सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्याय माँ प्रमद, ये जो आपने कहीं कहीं लिखे देखे होंगे ना, ये उस कादम्बरी उपन्यास के शब्द हैं। सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, स्वाध्याय में प्रमाद नहीं करो, इतने छोटे छोटे वाक्य, और 3-3 पेज में फुल स्टॉप आए, ऐसे बड़े बड़े वाक्य। जो संस्कृत का मास्टर हो, बहुत अच्छी संस्कृत जानता हो, उसे पढ़ने में उसे मज़ा आता था। अब जिनको संस्कृत पढ़ने में पसीना छूटे और अर्थ ही समझ में नहीं आए, तो वो तो अर्थ समझने में ही उनकी जान निकल जाती है। उसमें उसका रस जो है, उसका है आनंद है, वो नहीं ले सकते। तो उस कादम्बरी नामक ग्रंथ में एक विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह हो रहा था, और उसमें वहाँ के जो आचार्य थे, सबसे बड़े गुरु थे, उनका दीक्षांत भाषण है। वो दीक्षांत भाषण उस कादम्बरी में दिया हुआ है। सब क्षत्रियों के राजकुमार थे, जाने वाले थे अपने अपने देश, वो राजा बनने वाले थे, उन्हें राज संभालना था। तो उनको दीक्षांत भाषण में उनके गुरु, उन युद्ध विद्या में उन्हें निपुण किया गया था, खेती में निपुण किया गया था। देश का कल्याण करना होगा तो खेती सीखना भी बहुत ज़रूरी है। आयुर्वेद में निष्णांत किया गया था, धर्मशास्त्र में निष्णांत किया गया था। ऐसी सारी विद्याओं में जो लोग के लिए ज़रूरी हैं वहाँ सिखाई जाती थी। बहुत बड़ा एरिया होता था, जैसे कि खेती सिखानी है तो खेती करके सिखाते थे। वहाँ वो विद्यार्थी काम करते थे खेतों में। तो उसका जो ये जो वाक्य हैं, सत्यम वद धर्मम चर, उस दीक्षांत समारोह के वाक्य हैं। ये तो साधारण वाक्य हैं जो आपके ख्याल में आ गए। अब मैं देखिए राजकुमारों को क्या बता रहे कि बेटा जब तुम राजा बन जाओगे तो तुम्हें बहुत परेशानी आएगी, घबराना नहीं। मैं बताता हूँ कैसे करना। तो उसमें लिखा कि कर्मचारियों के साथ कैसा व्यवहार करना, एक नमूना के तौर पर बताता हूँ मैं। तो उसमें लिखा है संयथा भक्षेयु असंयता नष्टेयु, उनको आपस में संगठित मत होने देना और उनको आपस में विघटित भी मत होने देना। ऐसा ही रखना कि ना वे संगठित हो जाएं और ना वे विघटित हो जाएं। यदि वो संहिता संगठित हो गए तो नष्टेयु, हाँ तुम्हें नष्ट कर देंगे, खा जाएंगे। सारे कर्मचारी आपस में मिल गए तो कोई किसी की शिकायत तो करेगा नहीं। हम जाएंगे, मैं कहेंगे कमल जी नहीं है, अभी थे, अब भी थे, बस अभी पेशाब करने गए होंगे, आए नहीं हैं 3 दिन से, लेकिन वो पड़ोसी बचाएगा उसे। अब भी थे, ख्याल में आई ना, खबर करेगा उन्हें कि भैया साहब आए हैं, वो दौड़ के आओ,
और दौड़ के आगे हाजिर हो जाएगा। तो इस तरह वो मिल जाएंगे तो नष्ट कर देंगे। असंयता नष्टेहु संयता भक्षेहु, यदि मिल गए तो खा जाएंगे, ना उसकी वो वह कहेगा ना उसकी वो कहेगा, और लड़ पड़े तो नष्ट कर देंगे। मेरे आपका पेन खराब हो गया है, आपने कहा भाई साहब जरा पेन देना। खराब तो मैं नहीं किया है कि जिससे तेरा काम बिगड़ जाए और तेरे ऑफिसर की तुझे डांट पड़े। तो वो पेन तो गवर्नमेंट का टूटेगा ना, वो हम तोड़ेंगे एक दूसरे का पेन, समझे ना, तो वे नष्ट कर देंगे। ऐसे ही बहुत सी नीति वाक्य उसमें हैं कि तुम उन कर्मचारियों के साथ कैसा व्यवहार करना तो तुम्हें राजनीति में सफलता मिलेगी। तो ऐसा नहीं है, शत्रुओं के साथ कैसे व्यवहार करना, ये जो आती है ना चाणक्य की नीतियाँ, साम दाम दंड भेद, ये सब वहाँ सिखाया जाता था। ये सब बातें उसमें आई। तो वो दीक्षांत समारोह कहलाता था। वे बड़े बड़े राजपुत्र होते थे जो सारे देश के राजाओं के बेटे होते थे, उनको राजनीति में निपुण किया जाता था, युद्ध कला में निपुण किया जाता था, और राजाओं से कैसा व्यवहार करना ये सब किया जाता था। तो वे दीक्षांत समारोह उनमें होते थे, वो शास्त्र बन गए। उनका जो वर्णन जिन्होंने लिखा है, कादम्बरी की प्रसिद्धि का कारण वो उस विश्वविद्यालय का वो दीक्षांत समारोह भी है। वो हमारे कोर्स में था। क्या अष्टापीड़ कथा के नाम से पढ़ाया जाता था, याद है आपको? अष्टापीड़ वो राजकुमार का नाम था जो वहाँ पढ़ता था और वो जाकर के अपना राज संभालने वाला था। तारापीड़ का बेटा था, बाप का नाम तारापीड़ था। तो मैं आपसे कहता हूँ कि ये अपना जो दीक्षांत समारोह है ये क्या है? आपने जो 18 दिन में यहाँ शिक्षा प्राप्त की है, अब वो शिक्षा की परीक्षा आप अपने गांव में जाएंगे और अपने अपने कार्य क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ उसकी परीक्षा होगी। इस दीक्षांत भाषण में ये बताया जाता है कि अब ये जो कला आपने सीखी है, आप अपने जीवन में कैसे उतारना और समाज के सामने किस तरह इसे प्रस्तुत करना। थोड़ी सी बात मैंने आज सुबह कही थी कि हम अपनी स्थिति समझें। क्या स्थिति समझें? कि आज के हमारे विद्यार्थियों की पढ़ाई का इतना अधिक महत्व हो गया है कि अच्छे उद्योगपतियों के लड़के भी वो पढ़ाई पढ़ते हैं और वे नौकरी करते हैं, बाप की फैक्ट्री नहीं संभालते, किसी दूसरे की फैक्ट्री संभालते हैं। उनके पैकेट होते हैं करोड़ों में, पैकेज होते हैं ना। अब वो एजुकेशन ऐसी हो गई है, तो अभी वो उनका क्या काम है कि इंडस्ट्री कैसे चलाना। मैं अपना एक हिंदुस्तान के बहुत बड़े विद्वान शिकागो की यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं इसी बात के, है ना, नाम बताया था ना, दीपक जैन। मेरे प्रवचन में आते हैं वो, मैं जाने वाला हूँ। परसों नरसों मेरा व्याख्यान शिकागो में होगा और वो शायद मुझे मिलेंगे वहाँ। तो उस दीपक जैन को कलकत्ते के एक उद्योगपति ने, जो कारपोरेट जगत में आते हैं, अपना कारखाना ढंग से नहीं चल रहा था तो उनको बुलवाया 50 लाख रुपए फीस देकर। कितने? 50 लाख रुपए की फीस देके, और उन्हें बुलवाया कि हमारा ये कारखाना को हम क्या करें, कैसे चलाएं। तो जो चलने के लिए तो वो आए, उन्होंने सारा उसका निरीक्षण किया, और निरीक्षण करने के बाद मालूम क्या बताया कि क्या करो चलाने के लिए, कि 50 वर्ष के ऊपर के जितने कर्मचारी हैं उन्हें कल से ही उनकी छुट्टी कर दो। और नए नए लड़के भरो। अब आपको बड़ा पता लगे, अपन तो कहते हमें अनुभवी चाहिए, अनुभवी चाहिए, हैं?
नए डॉक्टर के पास जाते हैं तो ऐसा लगता है कि साला ऑपरेशन करके हमें मार ना डाले, है ना। पुराना डॉक्टर चाहिए, पुराना वकील चाहिए। उनने कहा कि कैसे निकालें, उसे तो ऐसे कानून हैं कि हम निकाल नहीं सकते हैं। मालूम क्या बताई तरकीब, कि सबकी जितनी नौकरी बाकी हो, मान लो आपकी 4 साल नौकरी बाकी है, तो जो तनख्वाह आपको मिल रही है वो साल भर बाद बढ़ेगी। वो बढ़ी हुई 4 साल की सारी तनख्वाह, सारा पैसा आज 2 से, तू 4 साल यहाँ काम करेगा और जितना मिलेगा ना तेरे को, तू आज यहाँ से ले, लेकिन यहाँ से तू जा। इतना खर्चा करके फिर नए लड़कों को रखो, क्यों कि वो पुराना आदमी सीख नहीं सकता। नई टेक्निक आ रही दुनिया में, लेकिन वो तो अपने को अनुभवी मानता है, वो तो किसी को सीखने ना खुद काम करेगा ना करने देगा। वो तो पुराने हाथ से ही रोकड़ लिखेगा, वो कंप्यूटर पे रोकड़ आने ही नहीं देगा। हमारे ऑफिस में भी कंप्यूटर जब तक नहीं आ पाया, जब तक पुराने ऐसे लोगों के हाथ में रही बात, क्या नहीं वही है, इसके बिना तो नहीं है, एक कंप्यूटर का बटन गड़बड़ हो गया तो सारा अकाउंट चला जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा। और फिर हमने कंप्यूटर लागू किए तो हर सीट पे कंप्यूटर लगा दिया, क्यों, और आज 10 गुना काम होता है कंप्यूटर लग जाने से। वो बुजुर्ग नहीं लगाने देगा, वो करेगा नहीं, वो अपने पुराने तरीके से ही रोकड़ बही लिखेगा, पुराने तरीके से ही अकाउंट करेगा और आपको समझाएगा, आपका दिमाग खराब करेगा। आप हटा दीजिए, अब आपको अटपटा लगेगा ना। सब कर्मचारियों को हटा दो, इतनी तनख्वाह दे के अब कौन विरोध करेगा? गवर्नमेंट विरोध करेगी? कोई यूनियन विरोध करेगी? पूरी तनख्वाह दे रहे हैं भाई साहब, बोले तो भी तुम फायदे में रहोगे। 2 साल बाद देखना तुम्हारा कारखाना कैसा चलता है। तो उसके भी 50 लाख हैं। आप समाज में जा रहे हैं और उस समाज में जा रहे हैं कि जिस समाज में आपकी बात और हमारी बात भी कोई सुनना पसंद नहीं करता, हमें मंदिर में घुसने नहीं देता, हमें पूजन पाठ करने नहीं देता, हमको जगह नहीं देता। अब उस क्षेत्र में जाके आपको काम करना है तो कितने ठंडे दिमाग से करना पड़ेगा। कल मैंने कहा था ना कि मंदिर में जगह नहीं मिले तो धर्मशाला में जाना, धर्मशाला में नहीं मिले तो वहाँ बैठना। मेरी सत्य की खोज पढ़ी है आप लोगों ने? सत्य की खोज दे रहे हैं सबको कि नहीं? क्यों शांति जी है उसमें? है सत्य की खोज, मेरा उपन्यास है एक, उसमें वर्तमान समाज में धर्म का प्रचार, तत्व का प्रचार कैसे करना, ये सारी विधि लिखी है कहानी के माध्यम से। तुम्हारे जैसा एक आदमी है जिसका नाम है विवेक, नई उम्र का है, अभी अभी शादी हुई है, एकदम अप टू डेट है, और वो तत्व ज्ञान की रुचि रखता है और समाज में प्रचार करता है और कैसी कैसी डिफ़िकल्टीज आती हैं और उन्हें वो कैसे सॉल्व करता है, वो सारी विधियां उसमें लिखी हैं। वो मेरी कादम्बरी है। वो नीति है कि किस नीति से, किसी से लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, जवाब नहीं देना, बहस नहीं करना, समझे ना। जहाँ जगह मिले वहाँ करना, कहीं नहीं मिले तो अपने घर में करना, फ्री में करना, सब बुलाना, या 2 को 4 को, आज 2 आएंगे कल 4 आएंगे यदि मंदिर में आपको शांति से स्वाध्याय करने के लिए बैठने दें तो बैठना। वे कहेंगे एक किताब नहीं पढ़ सकते हो आप, लाओ साहब कौन सी पढ़ें, वो पढ़ना, फिर बैठना, फिर 4 लोग आपके साथ बैठने लग जाएंगे, वे सुनने लग जाएंगे, तो फिर वो कहेंगे नहीं साहब देखो 4 आदमी आप एक साथ बैठ के नहीं। गवर्नमेंट कहती ना कर्फ्यू लगा देती है तो 5 आदमी एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते, ये समाज भी कर्फ्यू लगाती है। अकेले पढ़ सकते हो, सबको साथ में नहीं बैठने देंगे, क्यों? तो फिर एक धर्मशाला के कमरे में बैठना, धर्मशाला के कमरे में जगह नहीं मिले तो अपने घर में बैठना। अपने घर में तो होंगे ना कमरे, अपने रिश्तेदारों को पढ़ाना। शादी में जाओ तो वहाँ शुरू कर देना, ट्रेन में बैठे हो तो वहाँ शुरू कर देना,
कौन है? ये जैन है, अजैन है, हिंदू है, मुसलमान, खंडेर बाल है, अग्रवाल है, इतनी बाल खड़ी हो गई, ये दीवालें खड़ी हो। बाल माने दीवाल होती है ना, तो देखिए खंडेल बाल है, जैस बाल, अग्र बाल, कितनी बालें खड़ी हो गई। तो इन बालों को तोड़ना पड़ेगा, समझिए ना। मेरे बच्चों में, संतानों में, मेरे भाइयों के जितने भी बच्चे हैं, मैंने एक बच्चे की शादी उसी में नहीं की, अलग अलग जाति। और मैंने कहा थी मेरे 84 बच्चे होते तो मैं जैनियों की 84 जातियों में अपना संबंध बना देता। ये बालें कैसे तोड़े? मेरी सब बहुएं खंडेर वालों की लड़कियां हैं, मैं खंडेर वाल नहीं हूं। एक जैस वालों की, एक लड़की जैस वालों में दी है, एक बहू ने क्या गोला लाले क्या होता खड़े हुआ, उनमें से आई है। जितने हैं उतने अलग है। ये दीवालें तोड़ना हमें। ये खंडेलवाल मंदिर, ये अग्रवाल मंदिर। मंदिर खंडेलवाल अग्रवाल नहीं होता है, महावीर मंदिर होता है, पार्श्वनाथ मंदिर होता है, आप समझे ना। है? लेकिन हमारे तो बाल बनाए पहले, हमें बाल पहले चाहिए। हमारे टेस्ट का टेस्टी वही बन सकेगा, दूसरा नहीं बन सकेगा। जो फलाना बाल होगा, गुजराती में फलाने में, इतनी वो हमने खड़ी कर रखी हैं, उसमें नहीं। मैं तो, मेरे विद्यार्थी 1000 हो गए ना, मैं ये नहीं जानता हूँ कि ये कौन सी जाति का है। जाति का मैंने खंडेलवाल है कि अग्रवाल है कि जयसवाल है, क्या है पूछता नहीं, पता नहीं करता कभी। यदि किसी ने बता भी दिया तो मैं भूल जाता हूँ, याद नहीं करता। ये सारे विद्यार्थी मेरे यहाँ बैठे हैं, इनसे पूछ लो। ये यदि मुझे रेल में मिल जाएंगे तो मैं नहीं पहचान सकता है। इन्हें बताना पड़ेगा कि दादा मैं आपका विद्यार्थी हूँ, सन 96 के बैच में निकला था और मेरे साथ फला और थे। उन्हें बताना पड़ेगा। फिर तीसरे दिन फिर मिल गए तो फिर बताना पड़ेगा। मैं याद नहीं रखूँगा, क्योंकि ये याद रखूँ तो समयसार की गाथा कौन रखेगा यार, सहजता कौन रखेगा यार। मेरे ज्ञान में सहज भाव से वही क्षयोपम ज्ञान का योग्यता है कि जिसमें वही चीज आए। ये चीज मुझे याद रहती नहीं। मेरे घर में 10-20 फोन तो होंगे, लेकिन मुझे एक नंबर याद भी नहीं है। मेरा भी नंबर है, मुझे फोन याद नहीं। मैं उसमें माथा क्यों मारूं? मैं उसमें माथा नहीं मारता हूं। ज्ञान के क्षयोपम का प्रकार भी एक होता है। तो हम इस संकल्प के साथ कि अब हमें क्षेत्र में जाना है, दोनों में बहुत अंतर होता है। अखाड़े में गुरुजी आपको पहलवानी सिखाएं और वे दाव पेंच सिखाएं ना, वो अलग बात है। और फिर वो जो भारत केसरी का दंगल हो उसमें जाके लड़ना अलग बात है। क्या मतलब? आपको पक्का भरोसा है कि गुरुजी मुझे ये दाव पेंच सिखा रहे हैं, लेकिन मेरी टांग तोड़ेंगे नहीं, मेरी गर्दन को मरोड़ेंगे नहीं। आपको पक्का भरोसा है ना? सिखाएंगे, दाव पेंच ऐसा लगाएंगे कि उस दाव पेंच में आकर आपकी गर्दन टूट सकती है, लेकिन तोड़ेंगे नहीं। लेकिन उस अखाड़े में जब आप जाओगे तो वहाँ पर आपको वो कृपा को छोड़ेगा नहीं, आप पे दाव लगाएगा तो जो भी हो जाएगा बाद में देखी जाएगी। आपकी जान जाए तो जाने दो, नहीं जाए तो नहीं जाने दो। ऐसा दोनों में अंतर है, आप समझे ना। अभी आप ये पाठ में पढ़ाते हैं, आप बैठ गए, आपके 4 सहपाठी बैठ गए और इन्होंने कहा पढ़ाओ आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, फलानी ये भूल पाठ मूल्यांकन। अब पढ़ाएंगे, लेकिन वे तुम्हारे ही साथी विद्यार्थी बैठे हैं। लेकिन जब तुम वहाँ पढ़ाने जाओगे तो वहाँ तुम्हारे विद्यार्थी नहीं होंगे, जो तुम्हें जानते ही पहचानते नहीं होंगे। 1 नंबर के उद्दंड भी हो सकते हैं, समझ आए ना, कि जो आपको पढ़ाने ही नहीं दें, परेशान करें। ऐसा भी हो सकता है कि आप जब जाएं
और तो एक कुर्सी पर गद्दी के नीचे एक गुब्बारा में पानी भर के रख दें, और जब आप गद्दी पे बैठे तो गुब्बारा फटे, सारी क्लास हंस पड़े। मेरे कहने का मतलब वो कुछ भी कर सकते हैं। आपको उन्हें कैसे पढ़ाना, कैसे अपने काबू में लाना, प्रेम के बस होकर कैसे करना है, ये कला आपने यहाँ सीखी है। अब उस कला के माध्यम से शांत भाव से यदि उसका प्रयोग करेंगे तो आप गारंटी से सफल होंगे। जगती बणिक वृत्ति है रखती, काम नहीं परिणाम निरखती। ये महर्षि सेनगुप्त की पंक्ति है कि दुनिया बनियों जैसी है। बनियों जैसी कैसी? कि बनिया अपना स्वार्थ देखता है कि मेरा काम कहीं सिद्ध होता है कि नहीं, मेरे को 2 पैसा मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, तरह सूरत के शिविर में क्या मिलेगा, हमें क्या लाभ है, तो अपना लाभ पहले पूछेगा। ये बताएगा हैं, आप बताएंगे, आपको बढ़िया बढ़िया ज्ञान की बातें बताएंगे। अरे हम ज्ञान की बातें हम बता देंगे तुम्हें। क्या मिलेगा? बढ़िया भोजन मिलेगा, ठहरने की बढ़िया अच्छी व्यवस्था मिलेगी, सूरत से शकल देखने नगर देखने को मिलेगा। आप समझे ना? अच्छा चलेंगे, अच्छा चलेंगे, है ना? तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि आपको अपनी बुद्धि से, विवेक से ये नहीं करना है। आप जानते हैं अपने धर्मसेनाचारी एक गुजरात में गिरनार की गुफाओं में रहते थे। उन्होंने देखा कि जितना ज्ञान मुझे है, अब आगे के कोई विद्यार्थी पढ़ने वाले मिलते ही नहीं हैं, कोई पढ़ने को तैयार नहीं हो, तो ये ज्ञान धीरे धीरे लुप्त हो जाएगा। तो उनने दक्षिण भारत में बहुत जैन मुनि थे दिगंबरों के, तो उनने वहाँ खबर भेजी कि 2 नई उम्र के अच्छे विद्वान विद्यार्थी जो होशियार हों उन्हें आप भेजो, तो हम उन्हें अपनी सारी विद्या सिखा देंगे और फिर उनसे कहेंगे कि तुम शास्त्र लिखो। तो वहाँ से 2 विद्वान आए। कौन? भूतबली और प्रहुदन जिनके नाम है। तो उनकी कहानी आपने सुनी होगी कि जब वे आए तो उनने सबसे पहले उसकी परीक्षा ली। क्या परीक्षा ली? दोनों को एक एक मंत्र दिया और जानबूझकर एक मंत्र में एक अक्षर कम कर दिया और एक मंत्र में एक अक्षर बढ़ा दिया और दोनों को दे दिया कि जाओ जंगल में बैठो और सिद्ध करो विद्या। मंत्र सिद्ध होंगे तो तुम्हें सर्वांग सुंदर देवांगनाएं तुम्हारे सामने आएंगी। बोले महाराज देवांगनाओं से हमें क्या लेना देना, हम तो ब्रह्मचारी, आपने हमें तो जैन दर्शन पढ़ाने के लिए बुलाया है, ये क्या पढ़ा रहे हमें? कि बहस नहीं करते, हमने जो कहा वो ध्यान से सुनो। सर्वांग सुंदर देवांगनाएं आएंगी और वे तुमसे वरदान मांगेंगी, कहेंगी कि तुम्हें जो वरदान मांगना हो मांग लो, फिर तुम अपना विवेक से काम करना और आना हमें बताना। वो चले गए। दोनों ने जब ध्यान किया तो एक को तो एक कानी देवांगना आई, कानी तो समझते हैं ना, एक आंख गायब थी और दूसरे की दांत बहुत बड़े बड़े निकले हुए। उन्होंने कहा गुरुजी ने तो कहा था सर्वांग सुंदर देवांगनाएं आएंगी, ये तो ऐसी आएंगी, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। चलो गुरुजी से पूछ के आते हैं। तो कहा कि नहीं गुरुजी ने कहा था कोई शंका हो जाए तो दौड़ के मेरे पास मत आना, तुम्हारा आत्मा ही तुम्हारा गुरु है। समझ में आया कि नहीं? तुम्हारा आत्मा ही तुम्हारा गुरु है, तुम उससे पूछना, फिर निर्णय करना क्या करना है। तो जब वे आए तो ऐसी देवांगनाएं आई तो पहले तो उनको विचार आया कि चले, फिर बोले नहीं गुरुजी ने ये कहा था। मंत्र को अच्छी तरह देखा तो उनकी पकड़ में आ गया कि एक अक्षर ज़्यादा है, एक अक्षर कम है। उनने उस मंत्र को सुधार लिया और फिर ध्यान में बैठे तो सर्वांग सुंदर देवांगनाएं आई और फिर अपने गुरुजी के पास गए। गुरुजी ने देखा
तो बोले साहब ऐसा हुआ कि चुप रहो, हम जो पूछें उसका जवाब दो, हमें सब पता है क्या हुआ होगा। दत्तकड़ू देवांगना आई थी ना, कानी देवांगनाएं आई थी ना, यही कहना चाहते हो? फिर तुमने क्या किया कि साहब हमसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई, इसकी माफ़ी मांगते हैं। तो क्या गलती हो गई कि आपके दिए हुए मंत्र में हमने सुधार किया। आप तो हमारे गुरुजी हैं और हमने पहले ही दिन से अपनी बुद्धिमानी दिखाना शुरू कर दी। ये बहुत बड़ी अभिनय हो गई हमसे, इसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं कि माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, ये तो हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे, हमने ही ऐसा मंत्र बना के दिया था। और जब तुम्हें सफल होके आ गए ना, तो उनने ऐसा कहा, आओ भूत बलि, आओ पुष्पदंत। उनके भूत बलि पुष्पदंत नाम नहीं थे, नाम तो कुछ और थे। दक्षिण भारत से आए थे, वो इल्ली बिल्ली होंगे जैसे नाम दक्षिण भारत में होते होंगे। तो उनने कहा भूत बलि, माने वो जो भूत बलि मुनिराज थे वो बहुत दुबले पतले थे, कमजोर बहुत थे। तो देवांगना ने उनको बहुत मजबूत कर दिया था। भूत बलि माने हिष्ट पुष्ट, तो आचार्य ने उनका नाम रखा भूत बलि। दूसरे के दांत निकले हुए थे, तो बोलते थे तो उच्चारण साफ नहीं होता था, तो उस देवांगना ने उनके दांत बढ़िया कर दिए, है ना। आज के डॉक्टर लोग कर देते हैं ना, एकदम बढ़िया चमचमाते। देखो मेरे, देखो 85 वर्ष की उम्र में कितने बढ़िया दांत हैं, मेरे नहीं हैं ये तो डॉक्टरों के किए हुए हैं, समझ में आया ना। तो उनको आओ पुष्पदंत, माने पुष्पों जैसे दांत वाले, तो उनके नाम रखे गए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप जब कार्य क्षेत्र में जाएं और आपको दिक्कतें आए, तो जाके फोन मत करना कि डॉक्टर साहब ऐसा ऐसा हो रहा, हम क्या करें। तुम्हारा आत्मा ही तुम्हारा गुरु है, तुम अपने अकल से लगाना। यहाँ जो तुमने सीखा है उस तत्व ज्ञान को देने के लिए वहाँ सीखना। हम जवाब नहीं दे सुनना चाहते हैं, हम तो काम देखना चाहते हैं। दुनिया बणिक वृत्ति है रखती, काम नहीं परिणाम रखती। जब तुम कहोगे कि हमने पाठशाला चलाई, 25 विद्यार्थी आए, उनके फार्म भर के हमने भेजे हैं, तो हम तुमसे नहीं पूछेंगे क्या क्या दिक्कतें आई थी। हम जानते हैं ना समाज में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्या क्या परेशानियां होती हैं, और तुमने उसे पार कर लिया और 25 विद्यार्थियों के नाम भेज दिए, बेटा तुम पास हो गए। और नहीं ऐसा हुआ, हमने तो कोशिश करी थी लेकिन गांव वालों ने बैठने ही नहीं दिया, फिर हमने कोशिश करी तो घर में घर वालों ने नहीं बैठने दिया, फिर हमने कोशिश करी धर्मशाला वालों ने नहीं हमको ये नहीं सुनना। तुम कार्य क्षेत्र में जा रहे हो, सफलता तुम्हें प्राप्त करना है। कैसे प्राप्त होगी? जो भी आपने यहाँ सीखा है अत्यंत विनम्र भाव से उसके द्वारा आप अपनी पाठशाला चला के बताएं, अपना वो ज्ञान के क्षेत्र को आगे बढ़ा के बताएं, तब हम आपको सफल के पास हुए मानेंगे, अन्यथा आप पास हुए नहीं हैं। सर्टिफिकेट देखो, अभी एक ज्ञान का क्षेत्र ऐसा है जिसमें अन्याय संभव नहीं है। जब मैं ये बात कहता हूँ तो लोग कहते कि नहीं साहब आपको पता नहीं है, आप पुराने ज़माने के हो ना। आजकल यूनिवर्सिटियों में भी वो लोग जो पढ़ते हैं वो टॉप नहीं करते हैं, जो गुरुजी की सेवा करते हैं वे टॉप करते हैं। जो गुरुजी की अच्छी सेवा कर सकते हैं, क्यों उनके अच्छे नंबर आते हैं। मैंने कहा बेटा आते होंगे, ये तो सर्टिफिकेट के क्षेत्र में बेईमानी हुई, ये तो प्रमाण पत्र के क्षेत्र में हुई, ज्ञान के क्षेत्र में नहीं। क्या मतलब? ज्ञान का क्षेत्र तो ये है कि यहाँ एक अरबपति का लड़का पढ़ने आए, हो सकता है वो मर्सिडीज कार में आवे, बहुत बढ़िया लाख रुपए का पेन उसकी जेब में लगा हो, लेकिन उसे एक एक श्लोक पूरा याद करना पड़ेगा। उस करोड़पति होने से
उसमें उसे सुविधा नहीं मिलेगी। जितना गरीब के लड़के को याद करने में मेहनत करनी पड़ेगी उतनी ही उसे करनी पड़ेगी। एक एक अंग्रेजी के शब्द की स्पेलिंग रटनी पड़ेगी, उसे कोई मिलेगा। तो ज्ञान के क्षेत्र में अन्याय क्या हुआ? कोई आदमी घूस दे के और हमें वो ज्ञान दे दे रहा है, तब हम जाने। समझ गए ना? तो ज्ञान के क्षेत्र में अन्याय नहीं हो सकता। अभी आपको सर्टिफिकेट मिलेंगे, पुरस्कार मिलेगा, इनाम मिलेगा, हम देंगे, और आपको ये शिकायत हो सकती है कि मैं तो इससे ज़्यादा अच्छा हूँ और मैं नहीं आया फर्स्ट क्लास पर, ये आ गया, मेरे साथ अन्याय हुआ है, गड़बड़ हुई है। क्यों? कि ये इनका कुछ लगता है ना, लगता वाला चक्कर हो सकता है। तब मैं आपसे कहता हूँ एक तो ऐसा हुआ नहीं। हम मालूम जैसे लोकसभा में जाते हैं उन सदस्यों को शपथ लेनी पड़ती है, ऐसे ही इन्हें समय सार पर हाथ रखकर शपथ दिलाई है कि हम कोई भी बेईमानी नहीं करेंगे। अध्यापक जांचने वाले, पढ़ाने वाले, कॉपी जलाने वाले, रिजल्ट बताने वाले, किसी रिजल्ट को आउट नहीं करेंगे, किसी को बताएंगे नहीं। हम जाने पहचानते हैं तो किसी के साथ पक्षपात नहीं करेंगे। कसम खानी पड़ती है इन सबको। हमारे एक आदमी ने कहा था कि कसम की क्या जरूरत है, कि आपने विद्वानों पर भरोसा नहीं है? तो मैंने कहा वो देश में जितने चुन के गए हैं उन्हें भी शपथ लेनी पड़ी थी, नेहरू जी को भी, तो उन पर भरोसा नहीं था देश को, तो चुना क्यों? देश को भरोसा था तब तो चुना, फिर भी शपथ तो लेनी पड़ेगी। इसलिए अन्याय नहीं हुआ होगा। लेकिन आखिर हमारे पास ऐसी कौन सी तराजू है, धर्म कांटा है कि हम तोल लें आपकी बुद्धि को? हो सकता थोड़े आप चूक गए हों, थोड़ी राइटिंग आपकी खराब हो, उस वक्त आप एक बार भूल गए हों, हो सकता है आपके नंबर कम आए हों, ज़्यादा आना चाहिए थे और पड़ोसी के ज़्यादा आ गए हों। लेकिन एक बात समझ लेना, आपने यदि ज़्यादा ज्ञान अर्जित किया है तो वो तो अभी आपके पास है, वो पड़ोसी वो तो नहीं सीख। सर्टिफिकेट ले जा सकता है, तुम्हारे ज्ञान को नहीं ले जा सकता। और हम अपने जब कार्य क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ हमारी परीक्षा होगी, समझे ना? तो हमारा सर्टिफिकेट कोई नहीं देखेगा। हमने शास्त्री न्यायाधीश होके निकले थे और हम आज जहाँ भी गए गवर्नमेंट सर्विस भी करके आए, लेकिन किसी ने हमारा सर्टिफिकेट नहीं देखा। हमारा वो समाज का सर्टिफिकेट था, तो डर लगता था ये मानेंगे कि नहीं मानेंगे, क्या ये गवर्नमेंट मानेगी कि नहीं मानेगी। लेकिन आज तक किसी ने पूछा ही नहीं, आप लोगों ने भी नहीं पूछा कि आपके पास कौन कौन सी डिग्री है। ये हमारी तो रोजाना परीक्षा होती है बेटा, तुम्हें तो कभी कभी देना पड़ती है, हम तो रोजाना परीक्षा में कर देते हैं। हमारा 8 दिन तक व्याख्यान बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, और 9वें दिन आज तो जचा नहीं, कुछ गड़बड़ हो गई है। अब वो बात कल जैसी नहीं है, जैसा नाम सुना था वैसी बात नहीं है। नाम बड़े और दर्शन छोटे कहने लगते कि नहीं? रोज ही ना हमारा A1 होना चाहिए। हम अपनी सहजता आपको 2 दिन में सुनाएं, 1 दिन में सुनाएं, 15 दिन में सुनाएं, 2 महीना में सुनाएं, तो हमें उसमें कोई कमी नहीं आना चाहिए। हमें रोजाना आपको वैसा चाहिए कि एकदम मजा आ जाना चाहिए, आना है ना? तो आपको अब 24 घंटे अपनी कसौटी पे कसे जाना है, और आप उस कार्य क्षेत्र में सफल होंगे तो आप असलियत में पास हैं, आपका रिजल्ट आपके हाथ में है। जो ज्ञान आपने प्राप्त कर लिया है वो आपको उपलब्ध है, उसे कोई छीन नहीं सकता। और जितनी चतुराई से आप अपने ज्ञान का उपयोग करेंगे, जितने अधिक लोगों तक आप अपने ज्ञान को पहुंचा सकेंगे, उतने ही आप सफल होंगे। आप सफल हों, इस मंगल भावना के साथ मैं अपनी बात करूँ।